The electric field component in figure this are Ex is equals to alpha x की पावर 1/2 Ey Ez are 0 in which alpha की वैल्यू जो है गिवन है। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब और बी चार्ज विद इन द क्यूब। सिंपल ही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके पैरामीटर्स दे रखे हैं। कह रहा है कि एक्स एक्सिस की तरफ इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड है, इस साइड है, और उसका वैल्यू कितना है अल्फा एक्स की पावर 1/2। तो क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस की तरफ, क्या ये कांस्टेंट है? अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 100 न्यूटन पर कूलम, है ना, मैंने ये कहा कि इसकी वैल्यू कितनी है, मैं कह रहा हूँ 100 न्यूटन पर कूलम। तो इसका मतलब क्या है कि हम कहीं भी देख रहे हैं 1 यूनिट एरिया में कितनी लाइंस जा रही हैं, 100 लाइंस जा रही हैं, तो वो फिक्स है, कांस्टेंट है। हम कहीं भी देख रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म है ना। क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है? तो आंसर क्या है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ एक्स आ गया और एक्स की वैल्यू तो हर पॉइंट पे क्या होगी, अलग अलग होगी, चेंज होगी। जब एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अब इसमें अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है ई एक्स इज इक्वल टू एल्फा एक्स की पावर 1/2, और हम इसे कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है 800। तो ये रख दो यहाँ वैल्यू, अल्फा की वैल्यू रख दो। अल्फा की वैल्यू कितनी है 800 और एक्स की पावर 1/2 यानी कि √x न्यूटन पर कूलम। ये हमारा ई एक्स है। और ई वाई और ई जेड ये दोनों क्या हैं, ये 0 है, यानी कि कोई भी लाइन ना तो वाई एक्सिस पर है ना जेड एक्सिस पर है, केवल एक्स एक्सिस पर लाइन से, और उसकी वजह से जो एक्स एक्सिस पर फील्ड है वो इतना है। यानी कि अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पे यहाँ देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0। अगर एक्स की वैल्यू 1 पे देखूं तो 1 का रूट है तो 800। 4 पे देखता हूं तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो 2 × 800 कितना हो गया 1600, तो 1600 है। तो हर पॉइंट पे एक्स की वैल्यू अगर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। बात समझ आ रही है? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस की तरफ ही है और ये रखी है क्यूब इस तरीके से। तो मुझे बताओ इस क्यूब के कितने फेसेस पर फ्लक्स रहेगा? 2 फेस पर रहेगा, क्योंकि एक्स की तरफ जो है ये है और एक ये, 2 फेस है, तो इन दोनों फेस पर फ्लक्स रहेगा। तो टोटल फ्लक्स जो होगा क्यूब का वो इस फ्लक्स और इस फ्लक्स को मैं ऐड कर दूं तो आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं 2 फेसेस पर फ्लक्स है और किसी फेस पर कोई लाइन पास नहीं करेगी, केवल इस पे करेगी या इस पे करेगी। तो अब यहाँ जो फ्लक्स है उसे हमने कहा कितना φ1, इस सरफेस पर जो फ्लक्स है उसे क्या कह दिया φ2, और किसी एक सरफेस पर कितना फ्लक्स होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या है ES cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एस सरफेस एरिया और कोस थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है E और S के बीच का। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर तो इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा इस सरफेस पर 180 डिग्री, इस सरफेस पर एंगल कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है, इस सरफेस का एरिया कितना है, क्योंकि ये जो क्यूब है इसका एक साइड A है, तो हर एक साइड क्यूब का क्या होगा एक स्क्वायर, तो इस वाले फेस का एरिया क्या होगा A²। ठीक है, तो सरफेस एरिया इसका A² है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी होगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है जहां ये सरफेस है A। अब इस फ्लक्स का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज हमने माना वो कितना है E1 है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, सरफेस एरिया कितना है इसका S, और S सरफेस एरिया किसके बराबर होगा A² के, क्योंकि A साइड है इसकी, इनटू में कोस कितना एंगल है भाई 180 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब आगे बताओ E1 की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ x की वैल्यू A है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है 800√x, तो x कितना है यहाँ पे A, तो वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की 800√A और कोस 180 कितना हो गया -1। अब कितना फ्लक्स आया, तो -1 तो आगे आ जाएगा -800√A और A², बस इतना आया। क्लियर? A की वैल्यू भी है वो बाद में पुट कर लेंगे, लेकिन A में इतना आ गया। अब फ्लक्स 2, इस सरफेस का जो फ्लक्स है
वो कितना होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मान ली हमने, कितनी है E2, ई हो गया। एस सरफेस एरिया इसका भी क्या होगा, ई स्क्वायर, ठीक है। और इंटू में कोस एंगल कितना है 0 डिग्री। अब पाई टू इक्वल्स टू, अब E2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी 800, और यहाँ क्या है अंडर रूट। अब यहाँ इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, अब ए दूरी पर ये क्यूब रखी है, क्यूब का साइड भी कितना है ए प्लस ए कितना हो गया 2a, तो x की वैल्यू यहाँ होगी 2a, यानी कि अंडर रूट 2 और फिर अंडर रूट a, ये हो गया, ठीक है। रूट 2a को कैसे लिख सकें, रूट 2 इंटू में रूट a। अब सरफेस एरिया कितना a स्क्वायर, कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हमारा आ गया क्या फाई 2 है ना। फाई 2 में एक लाइन और लिख लें कि फाई 2 इक्वल्स टू, ये तो 1 है, 800 इंटू रूट 2 की वैल्यू 1.414 रूट ए और रूट नहीं अंडर रूट ए स्क्वायर, ये आ गया हमारा फ्लक्स फाई 2। अब टोटल फ्लक्स जो इस क्यूब का है ये हमारा होगा फाई 1 प्लस फाई 2, ये दोनों फ्लक्स ऐड कर दो तो टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू, अब फाई 1 की वैल्यू कितनी है -800 अंडर रूट ए स्क्वायर, और ये कितनी है प्लस 800 इंटू 1.414 अंडर रूट ए और ए स्क्वायर, ये वैल्यू है, सिंपल सा लिख दिया। अब ए की वैल्यू भी हमें गिवन है कितनी है 0.1, ये वैल्यू भी इसमें पुट कर दो। तो टोटल फ्लक्स इसमें कॉमन ले लो पहले जाए तो, कॉमन क्या है 800 रूट ए स्क्वायर, ये सारा क्या है कॉमन, तो 800 अंडर रूट ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचा -1 और प्लस 1.414, इसे माइनस करेंगे ऐड करेंगे कितना आ गया 0.414, तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया 800। अब रूट ए का वैल्यू है 0.1 इंटू यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 0.414। अब बस सीधा सीधा कैलकुलेशन करते रहो, 800 अंडर रूट 0.1 को क्या लिखेंगे 1/10 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -2, या इसे चाहे तो लिख दो, इसको लिख दो 1/100 इंटू 0.414, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू ये आ गया 8, और ये कितना होगा 1/√10, और 1/√10 इसे ऐसे ही लिख दो पहले अभी 8/√10 इंटू 0.414, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई √10 की वैल्यू 3.1 इंटू 0.414। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स का वैल्यू है। ये वैल्यू अगर किसी बच्चे को कई बार है कि मुझे ये नहीं पता कि ये यूनिट कैसा आई, अब फ्लक्स की यूनिट, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ES कोस थीटा। अच्छा ई का क्या होता है भाई न्यूटन पर कूलम, और सरफेस एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर, और कोस थीटा का तो होता नहीं कुछ, तो क्या आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, यूनिट तो फॉर्मूले से आप लोग हमेशा बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फ्लक्स आ गया इसका। ठीक है, इस पूरी क्यूब का फ्लक्स कितना है, ये फ्लक्स है 1.05। अब क्या निकालना है, अब कह रहा है कि बी पार्ट में, ये ए पार्ट था, बी पार्ट में निकलवा रहा है कि बताओ इस क्यूब के अंदर चार्ज कितना होगा। तो अगर किसी क्यूब का एनक्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स हमें पता है, तो किसी भी एनक्लोज का टोटल फ्लक्स जो है किसके बराबर होता है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कौन सा चार्ज, चार्ज विद इन द एनक्लोज सरफेस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स का ये फॉर्मूला आप लिख लो कि टोटल फ्लक्स जो है बराबर होगा टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से टोटल चार्ज बराबर किसके आ गया टोटल फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स कितना है 1.05 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.27 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। ये हमारा टोटल चार्ज आ गया। बात समझ आई।
तो किसी भी एनक्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स का कभी भी कोई क्वेश्चन होगा तो इसी तरीके से आप करोगे। ये देखो कितने सरफेसेस पर फ्लक्स हैं, और इसी तरीके से हमने क्या किए थे, डेरिवेशन। हमने क्या किया था डेरिवेशन में, क्या किया था कि टोटल फ्लक्स जो है बराबर किसके होगा, जितने सरफेस है φ1 + φ2, क्योंकि इसमें तो 2 ही सरफेस पे फ्लक्स है तो 2 ही ऐड किए। हर जगह होता तो 6 सरफेस है 6 के 6 ऐड कर देते, और फॉर्मूला वही है ES cos थीटा, हर बार वही ES cos थीटा आप लगाओ, ऐड करो, जो भी आ रहा है टोटल फ्लक्स को रखोगे टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर रखो, जो भी न्यूमेरिकल होगा वो हो जाएगा सोल्व। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, इसे सोल्व करोगे, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखो जरा ध्यान से, क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर इस तरह का है, और इस सिलेंडर का जो मिड पॉइंट है, इसकी एक्सियल लाइन का ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है सिलेंडर का, वो ओरिजिन पे रखा है, एक्स वाई और जेड के बिल्कुल कहाँ है, ओरिजिन पे, कुछ इस तरह रखा है। सिलेंडर का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर का है, सिलेंडर का लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, और बिल्कुल मिड पॉइंट पर रखा है ओरिजिन पे ऐसे, तो इधर की तरफ कितना 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इधर। अब इसने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ भी, वो भी केवल किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ ही है, लेकिन किस प्रकार। अब ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 200 है, 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम, कब है, जब एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा हो। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड -200 है, कब, जब एक्स की वैल्यू 0 से कम हो। अब 0 से कम मतलब इधर की तरफ, अगर आप इधर की तरफ देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना है, -200 आई कैप। इसका मतलब क्या हुआ, इधर की तरफ आई कैप होता है, इसका मतलब क्या है कि वो इधर की तरफ 200 है। अगर मैं कहूं कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, और मैं कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जो इधर की तरफ भाग रहा है -10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि मैं ये कहूं कि इसका स्पीड है -10 आई कैप, तो वेक्टर में तो कभी माइनस हम यूज करते नहीं, मैंने ही कहा था। तो क्यों नहीं करते, क्योंकि आप इस माइनस को आगे ले जाओ, आप इसे कैसे लिख सकते हो, 10 - आई कैप, इसका मतलब कि वेलोसिटी 10 ही है, पॉजिटिव ही लो आप, 10 ही है, लेकिन किधर, -आई कैप। -आई कैप का मतलब कि वो इधर नहीं जा रहा, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अगर मैं कहूं कि ये कोई ऑब्जेक्ट इस साइड जा रहा है, यानी कि उसका डायरेक्शन आई कैप है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है -10, आप माइनस को इधर ले जाओ तो मैग्नीट्यूड हो गया प्लस में 10, और वैल्यू डायरेक्शन क्या हुई -i, दैट मीन्स वो इधर नहीं जा रहा, वो इधर जा रहा, इधर की स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू 0 से कम है, यानी कि इधर की साइड आप देखोगे तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, +200, यानी कि ये जो माइनस है, आप इस माइनस को कहां ले जाओ, इधर ले आओ आई कैप की तरफ, तो ये वैल्यू होगी 200 - आई कैप। दैट मीन्स आप अगर इधर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ है, वैल्यू कितनी है 200, इस साइड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 200, और डायरेक्शन इधर है, तो इधर देखोगे ओरिजिन के, इधर देखोगे तो डायरेक्शन इधर है, इधर देखोगे तो डायरेक्शन इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कि वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ है क्या कोई एक्स वैक्टर, कुछ नहीं है, कितना है वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू है 200 है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, इधर भी और उधर भी। इधर की सर तरफ देखोगे डायरेक्शन ये, इधर की तरफ देखोगे तो डायरेक्शन ये है। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो एंगल होगा हमारा, जब हम फ्लक्स निकाल रहे होंगे, क्योंकि इसमें भी 2 ही फ्लक्स होंगे, कर्ड सरफेस एरिया, इस पर तो कोई फ्लक्स होगा नहीं, क्योंकि जेड की और एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो या तो फ्लक्स कहाँ होगा, यहाँ होगा, इसे कह देंगे φ1, या फिर फ्लक्स कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये होगा φ2। अब क्वेश्चन समझो दोबारा से, क्वेश्चन है कि आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर को हमने रख दिया ओरिजिन पर इस प्रकार, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन केवल एक्स की तरफ ही है, ना वाई एक्सिस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना ही जेड एक्सिस पर है। इसका मतलब कि कर्ड सरफेस एरिया जो है इसके चारों तरफ का, इसमें से कोई भी लाइन पास नहीं कर रही होगी, तो लाइन या तो इस सरफेस से पास कर रही होगी या इस सरफेस से पास कर रही होगी। तो पूरी जो ये पूरा सिलेंडर है, एनक्लोज सरफेस है, इसमें फ्लक्स केवल 2 जगह है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये दोनों जगह एंगल कितना कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, यहाँ एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और यहाँ एंगल कितना होगा भाई प्रणव, यहाँ भी कितना होगा 0 डिग्री, दोनों ही जगह पे थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री होगी, यहाँ पे कोई भी फ्लक्स नहीं होगा।
तो क्या मैं इस क्वेश्चन को भी उसी तरह करूं जैसे पहले किया था कि टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होगा φ1 प्लस φ2, दोनों फ्लक्स क्या कर दो फिर ऐड, आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। फिर देखो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड, बस वही बात बता रहा है। राइट सर्कुलर सिलेंडर है 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रेडियस है और इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फेस, हर एक फेस से बाहर की तरफ जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा। सबसे पहले तो जितना फ्लक्स यहां होगा उतना ही फ्लक्स यहां भी होगा, क्यों, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है ई एस कोस थीटा, यहाँ पे ई की वैल्यू 200 है, एस सरफेस एरिया है, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर और थीटा कितना है 0, ई एस कोस थीटा। यहाँ आ जाओ, ई की वैल्यू भी सेम, सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर वो भी सेम और थीटा भी क्या है सेम, तो यहाँ फ्लक्स क्या होगा सेम होगा। कह रहा ईच, हर एक का बताओ, इसका बताओ इसका बताओ, तो किसी एक का निकाल लो, इसका निकाल लो, चाहे आप कैसे निकाल लोगे ई एस कोस थीटा। टोटल का पूछेगा तो क्या करोगे, बस डबल कर दोगे उसे या ऐड कर दो या क्या करो डबल कर दो। तो ए पॉइंट का आंसर देते हैं पहले, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ईच सरफेस, ठीक है, तो ए पॉइंट का आंसर देंगे तो फ्लक्स एट ईच सरफेस, फ्लक्स एट ईच सरफेस, ईच फेस कह दो, क्या होगा ई एस कोस थीटा, जो ईच फेस का फ्लक्स है उसे हमने φ1 मान लिया, ठीक है, तो ई का वैल्यू कितना है 200, सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एंगल कितना है 0 डिग्री हो गया। अब φ1 दैट इज इक्वल टू 200, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है इसका 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर दैट इज 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर और इसका क्या है स्क्वायर, और कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा फ्लक्स होगा हर एक सरफेस का या किसी एक सरफेस का वो कितना होगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है, इतना क्या होगा हमारा फ्लक्स होगा, ये हमारा आया किसी एक फेस का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बी पॉइंट पर क्या पूछ रहा है। तो बी पॉइंट पर पूछ रहा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, नहीं बी पॉइंट है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर, साइड ऑफ सिलेंडर क्या है ये कर्व्ड सरफेस एरिया, जो ये चारों तरफ का यहाँ साइड से, यहाँ से कितना है, फेस से तो किसी एक फेस से इतना है, साइड से कितना है 0 है, क्यों है 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे यूज तो करोगे, तो आप नेक्स्ट में लिखोगे φ2 दैट इज इक्वल टू ई एस कोस 90 डिग्री, कोस 90 क्या होता है 0, इसका आंसर क्या होगा 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, बी पॉइंट हो गया। सी में क्या पूछ रहा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, अब सिलेंडर का नेट आउटवर्ड फ्लक्स बताओ। अब नेट आउटवर्ड फ्लक्स में क्या होगा, एक ये फ्लक्स है ये दो ही तो फ्लक्स है और दोनों ही आउटवर्ड है, आप क्या करोगे दोनों को ऐड कर दोगे, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स कैसा होगा कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स यानी कि टोटल फ्लक्स जो होगा आपका वो होगा φ1 प्लस φ2, और φ1 की वैल्यू तो निकाल ही ली तुमने, φ1 की वैल्यू कितनी है φ1 की वैल्यू, φ1 मतलब क्या है, φ1 मतलब है कि यहाँ से कितना फ्लक्स गया था, यही तो निकाला था हमने, तो इस सरफेस से कितना गया था फ्लक्स या इस सरफेस से कितना गया था 1.05, और तो दूसरी सरफेस का भी क्या होगा सेम ही होगा, तो क्या करोगे 1.05 प्लस 1.05, बस दोनों फ्लक्स ऐड कर दो सेम यही तो है, कितना हो गया 2.10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर बोला, 1.05 था नहीं 1.57, तो 1.57 प्लस 1.57 कितना आ गया 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना फ्लक्स है हमारा। टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जो पूरे सिलेंडर का है वो कितना है, इतना है, क्योंकि इस सरफेस से 1.57 आया तो इस सरफेस से भी कितना आएगा 1 सारी ज्योमेट्रिकल वैल्यूज क्या है सेम ही है, सारी सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो दोनों का सेम ही होगा, ये कर्व्ड सरफेस का कुछ है नहीं तो ये आ गया, इसका या तो इसे डबल कर दो या फिर दो बार ऐसे जोड़ दो,
नेक्स्ट डी, ये कौन सा है, सी पॉइंट। अब डी पॉइंट में क्या पूछ रहा है, डी पॉइंट में कह रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। अब पूरे सिलेंडर का टोटल फ्लक्स कितना आया, इतना पूछ रहा है। पूरे सिलेंडर का टोटल अंदर चार्ज कितना है, तो क्या करोगे, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला, वेरी गुड है, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल फ्लक्स क्या होता है, एनक्लोज टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नोट। तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नोट। तो टोटल फ्लक्स कितना है 3.14 और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा 2.78 इंटू 10 की पावर -11 कूलम। ये हमारा चार्ज आ गया, हो गया क्वेश्चन। बस ये करना है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप करते रहो। क्वेश्चन बहुत लेंदी है और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि क्वेश्चन बहुत टिपिकल है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो ये समझो कि उसका आंसर अपने आप ही आ गया। 70% आप ये मान के चलो, जैसे ही आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो 70% आंसर आपने कर लिया उसका। बस फिर क्या करना है, आपको फॉर्मूले यूज करनी है, बस तरीके देखने हैं कि किस तरीके से आएगा। ठीक है, ये निकालना है, कैसे निकलेगा वो थ्योरी में हमने पढ़ लिया सारा। क्वेश्चन समझो आराम से, क्वेश्चन बहुत लेंथी है, चीजें थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के उसे समझो। क्वेश्चन समझना ही उसका आंसर है, ये समझो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कुछ इसी तरह का है ना, इसमें भी यही है। क्या करना है, एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसिडर्ड इट to have a positive charge point nucleus of charge Ze surrounded by a uniform density of negative charge up to radius r. The atom as a whole is neutral. For this model, what is the electric field distance r from the nucleus? ये छोटी सी बात कह रहा है। इसने कहा कि जैसे एटम का मॉडल होता था पहले टाइप का जो पुराना मॉडल था एटम का, उसमें हम यही मानते थे कि इसके सेंटर में क्या है, एक न्यूक्लियस है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि एटम का साइज एक्चुअली में यही है, हम यही मान ले, उसको जूम कर दिया हमने और ये एक्चुअल साइज है एटम का, तो इसके न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा, क्या इतना ही बड़ा होगा जितना हमने बनाया है? नहीं, कितना बड़ा होगा फिर? न्यूक्लियस इतना छोटा होगा, तब भी न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा होगा कि वो दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा, जैसे एक बहुत बरीक से एक छोटा सा पॉइंट लगा दिया हो यहाँ। लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए हमने इसका एक पर्टिकुलर साइज ले लिया। अगर एटम का साइज हम इतना कर भी दें तो भी न्यूक्लियस इतना छोटा होगा, क्योंकि जब जूम करोगे पूरे एटम को तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस भी जूम होगा, लेकिन वो इतना छोटा होगा तब भी कि उसको आप एक पॉइंट से देख भी नहीं पाओगे, इतना छोटा होता है एक्चुअली में न्यूक्लियस। तो अगर मैं ये कहूं कि न्यूक्लियस के अंदर तो सारा, तुम्हें पता होगा सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है न्यूक्लियस में, और सारा नेगेटिव चार्ज इसके बाहर घूमता रहता है, यानी कि प्रोटॉन सारे कहाँ होंगे, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन सारे इसके चारों तरफ घूमते रहेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो जितने प्रोटॉन्स हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज है वो तो इसका सारा सेंटर पर है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस पूरे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो सब जगह क्या है, सेम है? क्या ऐसा कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो जगह घेर ही नहीं रहा। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो जितना ये वॉल्यूम है, इस पूरे वॉल्यूम के अंदर सारे वॉल्यूम में क्या है, नेगेटिव चार्ज, और जितना नेगेटिव चार्ज इस पूरे वॉल्यूम में है वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर पर है, बहुत लगभग नेग्लिजिबल जगह घेरते हुए। वो जगह कितनी घेर रहा है, बिल्कुल नेग्लिजिबल, छोटी सी जगह पे सारा पॉजिटिव, उतना ही सारा पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? इतनी बात समझ आई? तो ये हमारा एटम का मॉडल हो गया। अब इस मॉडल में क्या पूछ रहा है, उसने कहा कि बताओ अगर इस एटम का रेडियस कैपिटल आर है तो बताओ कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर इस एटम की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ठीक है, तब अब वो जो स्मॉल आर है वो वैल्यू इस कैपिटल आर से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। मुझे बताओ अगर वो स्मॉल आर वैल्यू इससे ज्यादा है, यहाँ पे स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर वैल्यू सेंटर से यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी, चारों तरफ ही होगी। तो आप जब गॉसियन सरफेस बनाओगे तो इस पूरे एटम, अगर ये स्फेरिकल है, क्योंकि एटम कैसा होता है, स्फेरिकल, तो इसके चारों तरफ जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो भी कैसी होगी, स्फीयर ही होगा। इसके चारों तरफ एक और बड़ा स्फीयर आ जाएगा, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, क्योंकि कैपिटल आर से ज्यादा है स्मॉल आर, तो बड़ा स्फीयर आ जाएगा स्मॉल आर रेडियस का, ये छोटा स्फीयर हो गया।
तो अब बताओ कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर, जो कि इसके चारों तरफ एक और बड़ा स्फीयर होगा, अब उसके अंदर टोटल चार्ज कितना देख रहे हो आप? कितना है टोटल चार्ज उसके अंदर? 0 है, क्योंकि जितना यहाँ नेगेटिव है उतना ही क्या है? पॉजिटिव है। अब उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज 0 आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वहां गॉसियन सरफेस पर? 0 होगी। इसके हिसाब से, गॉस के हिसाब से। बट टोटल चार्ज अगर एनक्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? 0। अगर मैं इसके सरफेस पे भी चेक करता हूं, तो सरफेस पर भी अगर मैं गॉसियन सरफेस एक ड्रॉ करूं, तो सरफेस पे भी एक जो गॉसियन सरफेस होगी उसके अंदर अगेन टोटल चार्ज कितना होगा? 0। ठीक है। लेकिन अगर मैं स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम कंसीडर करूं, यानी कि बस इतनी, ये स्मॉल आर है, इतनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एटम के अंदर ही। तो इतनी दूरी पर चारों तरफ के सारे पॉइंट्स का मैं एक लोकस ड्रॉ करता हूं, तो मुझे एक स्फीयर मिलेगा। अब मुझे बताओ, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज 0 है? नहीं। कौन सा चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव ज्यादा है, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर पॉजिटिव तो सारा का सारा है, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही एक्चुअली पूरे एटम में नेगेटिव है। तो इसके अंदर नेगेटिव क्या है? कम है, लेकिन सारा का सारा पॉजिटिव इसी के अंदर है। बात समझ में आई? तो टोटल चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा, वो बाद में देखते हैं। पहले देखता हूं कि अगर इसकी वैल्यू क्या हो, आर की वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, जब इस स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? ज्यादा है कैपिटल आर से। ठीक, तो वैसे ही करेंगे हम। ये भी क्या हुआ, एक तरह का डेरिवेशन ही हुआ जो हम पहले कर रहे थे। ठीक है, इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो जब स्मॉल आर क्या होगा? ज्यादा होगा, और कैपिटल आर जो है एटम का जो साइज है, रेडियस है, वो कम होगा। अब क्या होगा? तो फिर वही है कि टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा? ई एस कोस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स जो है पूरे एनक्लोज सरफेस का, आप गॉसियन सरफेस का देखोगे तो किसके बराबर है? टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, जो होगा ई एस कोस थीटा। टोटल चार्ज यहाँ कितना होगा? 0 होगा, तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट इज ई एस कोस थीटा। अब यहां से आप ई निकाल लोगे तो कितना निकलेगा? 0। ठीक है, क्यों निकला 0? क्योंकि उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? 0। ठीक, अब ये तो E0 आ गया बाहर। एटम के बाहर कहीं भी आप देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एटम की वजह से क्या होगा? 0 होगा। अब केस सेकंड, केस सेकंड है कि जब स्मॉल आर कम होगा और कैपिटल आर ज्यादा होगा। अब क्या होगा? तो अब फिर वही करेंगे कि टोटल फ्लक्स बराबर होगा ई एस कोस थीटा। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स की जगह क्या रखोगे? टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? अब इसका एरिया वेक्टर जो होगा बेटे, यहाँ पे कहीं भी आप इस सरफेस का, जो गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ की है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा? बाहर की तरफ। और इसके अंदर आपको पता है कि नेट चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वे भी कैसी होंगी? बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। आगे चलते हैं। अब ये आ गया हमारा टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू ई इंटू एस। अब यहां जो एस है वो कौन सा एस है? वो इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया है। ठीक है, और यहां ये क्या है? टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज तो पूरे वॉल्यूम के अंदर ही है ना। ठीक है, ये वॉल्यूम है, पूरा टोटल चार्ज होगा। ठीक, अब इनकी वैल्यूज आप रख लो कि टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू ई इंटू, अब एस सरफेस एरिया। अब मुझे बताओ, ये एक हमारे पास एक स्फीयर है स्मॉल आर रेडियस का, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई स्मॉल आर, ये सरफेस एरिया होगा। क्लियर है? ठीक, अब E की वैल्यू, E इक्वल्स टू कितना आया आपका? टोटल चार्ज इक्वल्स टू आ गया टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें एक ही चीज बचती है अब, टोटल चार्ज की वैल्यू। बस किसी तरह टोटल चार्ज की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो और आंसर खत्म। ठीक, अब टोटल चार्ज निकालते हैं। तो मुझे बताओ कि ये पूरा जो वॉल्यूम था एटम का, उस पूरे वॉल्यूम के अंदर टोटल चार्ज जो नेगेटिव का था, देखो वो नेगेटिव का टोटल चार्ज कितना था? -ZE।
पूरे वॉल्यूम के अंदर। तो टोटल चार्ज इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। तो यहां लिखेंगे टोटल नेगेटिव चार्ज इन 4 पाई, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, जब कैपिटल आर लिया मैंने, पूरा वॉल्यूम लिया, ठीक है, इज कितना होगा, कितना होगा पूरे वॉल्यूम के अंदर नेगेटिव चार्ज कितना होगा, -ZE। 1 वॉल्यूम के अंदर कितना होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, कितना होगा, यूनिट वॉल्यूम है। अब 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम के अंदर -ZE है, तो 1 वॉल्यूम के अंदर कितना है, -ZE डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। अब इतना होगा यूनिट वॉल्यूम के अंदर, इतना होगा। लेकिन हमें नेगेटिव चार्ज कितने वॉल्यूम के अंदर निकालना है, जो हमारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस तो ये है ना, इसके अंदर निकालना। इस पूरे वॉल्यूम के अंदर कितना है, -ZE। यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतना है, इतने वॉल्यूम के अंदर कितना है माइनस का चार्ज, क्योंकि हमें इतने वॉल्यूम के अंदर नेगेटिव चार्ज आप निकाल लोगे तभी तो पॉजिटिव चार्ज को उसमें ऐड करके टोटल चार्ज निकाल लोगे। तो इस वॉल्यूम के अंदर नेगेटिव चार्ज कितना है, तो ये वॉल्यूम कितना हमारा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। तो इसके अंदर कितना होगा, तो टोटल नेगेटिव चार्ज इन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब वॉल्यूम, तो इसमें कितना होगा, तो इसमें होगा -ZE डिवाइड बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब ये 4/3 पाई इनसे तो ये कैंसिल हो गया, तो नेगेटिव चार्ज टोटल कितना आया, ये आया -ZE स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई, ये हमारा क्या आया, हमारा इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो आ गया। अब गॉसियन सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज कितना है, +ZE, वो तो कंप्लीट है, पूरा का पूरा चार्ज है, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, देयरफॉर टोटल चार्ज जो होगा वो कितना होगा, दैट विल बी +ZE -ZE आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। इसमें कोई प्रॉब्लम है, टोटल चार्ज हमारा ये आ गया। अब क्या करना है, इस टोटल चार्ज की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज की वैल्यू इसमें रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखो, इसे फर्स्ट इक्वेशन कितना होगा, E इक्वल्स टू टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है, +ZE -ZE आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, ये तो इसकी वैल्यू थी। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करोगे, सोल्व आउट करो इसे, तो ये +ZE तो कॉमन आ गया, यहां से ZE कॉमन आ गया, डिवाइड बाई क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और यहां पे ब्रैकेट में कितना बचेगा, 1 - आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। ये क्लियर है। अब मैं इस आर स्क्वायर को अंदर ले जाऊं, तो 1/r² है, जो इसे ब्रैकेट के अंदर लेके जाए तो कितना होगा, तो ये हमारा होगा ZE डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख दो इसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ होगा 1/r² माइनस, अब मैं इसमें 1/r² करूंगा तो स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर r बचेगा, तो ये होगा r डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब, एंड दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बस क्या करना है, बस ये वैल्यू पुट करनी है, और कुछ नहीं था इसमें। क्या किया हमने भाई, केस 1 में तो सिंपल ही है, टोटल चार्ज अंदर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। केस सेकंड में जब आर की वैल्यू कम होगी तो सेम तरीके से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे टोटल चार्ज आ गया, बस ये टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है। अब पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव तो सारा है +ZE है, नेगेटिव कितना है, तो पूरे वॉल्यूम के अंदर -ZE, 1 वॉल्यूम में इतना, और इतने वॉल्यूम में जो गॉसियन सरफेस है इससे वॉल्यूम में इतना, माइनस का चार्ज निकाल लिया, टोटल ऐड कर दिया, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। सिंपल कैलकुलेशन, समझ आई बात। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन बचते हैं, वे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।